जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं। आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, ये हिस्ट्री का प्रैक्टिस सीरीज है जिसमें हमने दो क्लास, आज फोर्थ क्लास है, दो नहीं तीन हो गई। आज ये चौथी क्लास है जिसमें हम 16 महाजनपदों में जो सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद होता है, मगध महाजनपद, उससे संबंधित थ्योरी और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज हम एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए आज क्लास शुरू करते हैं। देखिए देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें 16 महाजनपदों की, तो 16 महाजनपदों का उदय छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो देखिए, अगर हम बात करें 16 महाजनपदों की, तो इसमें कौन कौन से महाजनपद आते थे एक बार सरसरी निगाहों से देख लेंगे। देखिए, सबसे पहला है कंबोज। एक सेकेंड। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कंबोज, जिसकी राजधानी थी हाटक, ठीक है। उसी तरह गांधार, इसकी तक्षशिला। और जो गांधार है ये इम्पोर्टेंट एक महाजनपद है जो कि जिससे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, तीसरा है मत्स्य, जिसकी राजधानी रही है विराटनगर। कुरु, जिसकी राजधानी रही इंद्रप्रस्थ। और इसी इंद्रप्रस्थ को आज के समय में दिल्ली के नाम से जानते हैं। देखिए आगे, सूर्यसेन, जिसकी राजधानी थी मथुरा। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। मल्ल, इसकी कुशीनगर या कुशीनारा। वत्स, इसकी कौशाम्बी। इसी तरह से देखिए, चेदी, जिसकी थी शक्तिमती। पांचाल, पांचाल की दो राजधानी रही क्योंकि पांचाल जो है उत्तर और दक्षिणी अ, हिस्सों में विभाजित था। तो जो उत्तरी था उसकी थी अहिछत्र, और जो दक्षिणी हिस्सा था इसका, इसकी थी काम्पिल्य। इसी तरह से वज्जी की थी वैशाली, ठीक। और मगध की पाटलिपुत्र। तो आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है मगध। देखिए, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, जिसे हम आज के समय में पटना के नाम से जानते हैं। इसी तरह से अंग की राजधानी है चंपा। अवंती की, इसी तरह से अवंती की भी है उज्जैनी और माहिष्मती, ठीक है, दोनों ही राजधानी इसी की है। और अगर हम बात करें 16 या 16वें महाजनपद की, वो है अस्मक, जिसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान, ठीक है। ये 16 महाजनपद उत्तर भारत में अवस्थित थे, ठीक है। चलिए देखिए आगे। अब हम बात करते हैं मगध साम्राज्य या फिर मगध महाजनपद में जितने भी शासक, जितने भी वंशों ने शासन किया उनके बारे में। देखिए, हम बात करें अगर मगध पर राज्य करने वाले शासकों की, या तो उसमें सबसे पहले हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसकी एक ट्रिक है, यानी जितने भी राजवंशों ने इस पे शासन किया उसकी ट्रिक है हसीन मशुक शाह। और बहुत ही आसान सी ट्रिक है इसमें। हमें देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, हाँ से होता है हरियंक वंश, हरियंक वंश, ठीक है, जिसका जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। इसी तरह से अगर हम दूसरे की बात करें, सी सी मतलब शिशुनाग वंश, शिशु नाग वंश। और इसके बाद नंदवंश, जिसका संस्थापक था महापद्मनंद। और अगर हम बात करें माँ, माँ मतलब मौर्य वंश, जो कि एक महत्वपूर्ण वंश रहा क्योंकि इसी में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, सम्राट अशोक जैसे महान राजा का उदय हुआ। इसके बाद है सु, सु मतलब सुंग वंश। और इसके बाद जो का है उससे बनेगा कणव वंश, कणव वंश। इसके बाद सा मतलब सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, या इसको कहते हैं आंध्र सातवाहन वंश। तो ये कुछ वंश थे जिन्होंने मगध पर साम्राज्य या फिर मगध पर शासन किया, ठीक है। सबसे पहला था हरियंक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश। मतलब ये सीरियल, मतलब सीरियल वाइज है, क्रम वाइज है। इसी तरह से इनका शासन रहा। सबसे पहले हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, फिर आया सुंग वंश, इसके बाद कणव वंश, और फिर सातवाहन। तो ये कुछ वंश थे जिन्होंने मगध साम्राज्य पे शासन किया। चलिए आगे बात करते हैं अगर हम। देखिए, कुछ फैक्ट्स हैं इन्हीं से संबंधित। सबसे पहले, बिंबिसार किस वंश का शासक था, ठीक है। तो बिंबिसार
मगध पर शासन करने वाला सबसे पहला राजा बना जिसने हर्यंक वंश की स्थापना की थी। तो ये हर्यंक वंश से संबंधित है, हर्यंक वंश। ठीक है। इसके बाद मगध की गद्दी पर यह कब बैठा था, यानी कौन से वर्ष से ये मगध की गद्दी पर बैठा? तो ये जो था 544 बीसी या 544 ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठा था। इसके बाद ये किस धर्म का अनुयायी था? ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था, बौद्ध धर्म। तो हर्यंक वंश का जो संस्थापक बिंबिसार वो बौद्ध धर्म का फॉलोवर या अनुयायी था। इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए जरासंध किसका पुत्र था? तो हर्यंक वंश से पहले भी मगध जो मगध साम्राज्य था उस पे एक वृद्धरथ वंश था जिसका संस्थापक था वृद्धरथ, जिसका लेकिन कोई लिखित प्रमाण नहीं है हमारे पास, इसलिए उसको हम मतलब एक ऑथेंटिक नहीं मानते, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। देखिए लेकिन वहाँ जरासंध किसका पुत्र था? वो था बृहद्रथ का, जो कि एक मगध पे शासन करने वाला राजा रहा था, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। बृहद्रथ, देखिए बृहद्रथ, तो ये जरासंध इसी का पुत्र था। आगे चलेंगे, देखिए अजात शत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा? देखिए बिंबिसार के बाद इसी का पुत्र अजात शत्रु, जो कि अपने पिता की हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठा था। तो वो देखिए सबसे पहले तो बिंबिसार जो कि 544 बीसी में बैठा था, उसके बाद इसी का पुत्र 493 बीसी में मगध की गद्दी पर बैठा था। मगध की गद्दी, गद्दी का मतलब है सिंहासन या बैठने की जगह, ठीक है। इसके बाद अजात शत्रु का उपनाम क्या है? तो अजात शत्रु को हम कुणिक नाम से भी जानते हैं, कुणिक। अजात शत्रु को पुणिक के नाम से भी जानते हैं, इसका ये उपनाम है। इसके बाद अगर हम बात करें शुरुआत में ये किस धर्म को मानता था, किस धर्म का अनुयायी था? तो ये जैन धर्म को फॉलो करता था, जैन धर्म। जैन धर्म यानी इसके पिता बौद्ध धर्म को मानते थे और ये जैन धर्म को मानता था। इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए उदयन, उदयन भी हर्यंक वंश का ही एक शासक रहा। तो उदयन गद्दी पर किस वर्ष बैठा? तो ये बैठा था देखिए 461 बीसी में, 461 बीसी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जो किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो इसलिए मैंने ये सबको एक साथ ही बता दिया। अब आगे चलेंगे, देखिए अब सबसे पहले अगर अगर हम बात करें, अब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जितने भी आए हैं मगध साम्राज्य को लेकर, तो सभी को यहाँ ज्यादातर कवर कर लिया है। तो देखेंगे सबसे पहले आज का प्रश्न, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र डैश के नाम से जाना जाता था। तो बताएंगे कौन सा इसका आंसर है? ए मगध, कौशल, अंग या फिर मत्स्य? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए मगध। तो मगध जो है गंगा नदी के दक्षिण में स्थित था, जो कि वर्तमान बिहार से शुरू हुआ था। इसके बाद लेकिन धीरे धीरे ये इसने पूरे उत्तर भारत पे अपना कब्जा कर लिया, मतलब पूरे उत्तर भारत में ये फैल गया था। आगे चलेंगे, देखिए प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों पर उत्पादन उपज के डैश की दर से कर्ज वसूलते थे। यानी जैसे कोई उपज हुई, यानी फसलों की उपज हुई, तो उस पे जो कर लेते थे वो किस हिसाब से लेते थे? 1/3, 1/5, 1/6 या 1/4वां भाग? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी 1/6 भाग। ठीक है, जैसे मान के चलेंगे अगर 120 किलो, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, तो 120 किलो मान के चलो कोई फसल हुई, तो उसका 1/6 भाग, उसका 1/6 भाग कर के रूप में दे देते थे, तो 1/6 भाग कितना होगा? 20 किलो। ठीक है, तो इस तरह से टैक्स लिया जाता था। आगे चलेंगे, देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गांधार महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? यानी गांधार महाजनपद की राजधानी कौन सी थी बताना है। अभी जैसे हमने देखा था, देखिए हस्तिनापुर, मथुरा, तक्षशिला या फिर वाराणसी। ठीक है, तो गांधार महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला, जो कि वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है। ठीक है,
आगे चलेंगे। मगध साम्राज्य की राजधानी किसने, एक सेकंड, इसमें कुछ छूट गया। मगध साम्राज्य की स्थापना, सॉरी स्थापना है, ये राजधानी नहीं है। सही है, सही है। देखिए आगे दोबारा पढ़ते हैं। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है अजातशत्रु, बिंबिसार, धनानंद या फिर कालाशोक। तो मगध साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने की थी। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे। प्रथम भारतीय राजा जिसने प्रशासकीय व्यवस्था पर बल दिया, प्रशासकीय व्यवस्था यानी एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रोंग किया, यानी उसको उसमें सुधार किए, तो कौन सा राजा था? देखिए, बिंबिसार, वृद्धरथ, महाकोशला या फिर अजात शत्रु। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बिंबिसार। देखिए, बिंबिसार जो कि हर्यंक वंश का संस्थापक था, इसी ने अपनी प्रशासन व्यवस्था पर अधिक ध्यान दिया था। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बिंबिसार। आगे चलेंगे। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? मगध के सबसे प्राचीन वंश के अगर संस्थापक की बात करें, देखिए जिसके बारे में हम जानते हैं वो तो हर्यंक वंश के संस्थापक हो गए बिंबिसार, लेकिन जिसके बारे में कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ज्यादातर ये मतलब ऐसा नहीं होता कि जैसे पुराने समय में कोई लिखित प्रमाण ना हो, लेकिन वो बातें चलती चली आती है, यानी बताते हमारे दादा अम्मा इस तरह से, तो उसी तरह से हमने सुना होगा। तो अगर हम बात करें, देखिए ऑप्शंस की, जरासंध, बृहद्रथ, जीवक या फिर बिंबिसार, तो इसका राइट ऑप्शन है बृहद्रथ। तो और ये जो बृहद्रथ थे, इन्हीं के नाम पे इनके वंश का नाम था बृहद्रथ वंश, जो कि मगध पे साम्राज्य या फिर मगध पर इन्होंने शासन किया था। आगे चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत की सेवा में बिंबिसार ने अपने किस राजवैद्य को भेजा था? तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य को भेजा था, बताना है कौन सा है वो। महाकोशला, उदयन, जीवक या फिर सुधर्मा। तो इनका एक राजवैद्य था जिसका नाम था जीवक, जिनको इन्होंने क्या भेजा था? अ, चंद्रप्रद्योत जो कि अवंती के राजा थे, इनकी मतलब इनको क्या हुआ था, इनको पीलिया हो गया था शायद, इनको, हाँ पीलिया हुआ था, जिसके उपचार के लिए इन्होंने जीवक को भेजा था। और साथ में इन्होंने जो है महात्मा बुद्ध के लिए भी इनको अपने जीवक मतलब जो इनका राजवैद्य था इनको भेजा था, उनकी सेवा में भी। ठीक है, तो ये वाला भी फैक्ट आ जाता है कभी कभी, लेकिन ज्यादातर ये रिपीट हुआ अभी। आगे चलेंगे। देखिए, बिंबिसार ने बृहद्रथ को हराकर किस राज्य को मगध में मिला लिया था? तो बिंबिसार ने देखेंगे कौन से राज्य को हराकर अपने साम्राज्य में लाया था? अंग, चेलना, वैशाली या इनमें से कोई नहीं। तो बिंबिसार ने अंग को अपने राज्य में मिलाया था। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अंग। आगे चलेंगे। बिंबिसार की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो बिंबिसार जो कि हर्यंक वंश का संस्थापक था, उसकी हत्या उसी के पुत्र ने कर दी थी, जिसका नाम था अजातशत्रु। तो देखेंगे आप कौन सा है इसका आंसर। अजातशत्रु पहले ही मिल गया। तो अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। ठीक है, इसीलिए इसे हम पितृहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करी जिसका नाम था बिंबिसार, और अजातशत्रु की हत्या उसी के पुत्र उदयन ने कर दी थी। ठीक है, इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। किसने कौशल और वैशाली को हराकर मगध में मिला लिया था? ठीक है, तो कौशल और वैशाली दो राज्य थे, इनको किसने हराया था? जिसे देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, वैशाली पर आक्रमण किया था बिंबिसार ने। ठीक है, तो बिंबिसार उसको अपने राज्य में मिलाने में असफल रहा, लेकिन उसी का पुत्र था अजातशत्रु, जिसने वैशाली के साथ साथ कौशल को भी अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, देखिए, बिंबिसार, बिंदुसार, अजातशत्रु या फिर उदयन। तो इसका राइट ऑप्शन है अजातशत्रु। ठीक है, आगे चलेंगे। अजातशत्रु ने किस मंत्री की सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त की थी? यानी जो अजातशत्रु है, उसने वैशाली को अपने राज्य में मिला लिया था, लेकिन किसकी सहायता से? देखेंगे, नंदीवर्धन, धनानंद, नागदशक या वर्षकार। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है वर्षकार। वर्षकार इसका मंत्री था, इसी की सहायता से इसने क्या किया था, वैशाली को अपने राज्य में मिला लिया था। आगे अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, देखिए, उदयन मगध की गद्दी पर कब बैठा था? अभी हमने देखा था इसको भी।
400 बीसी या 400 ईसा पूर्व, 441 ईसा पूर्व, 457 ईसा पूर्व या 461 ईसा पूर्व। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, उदयन 461 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था, यानी हर्यंक वंश का एक शासक था ये भी। आगे चलेंगे। पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाया? देखिए, पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी की अगर बात करें तो राजगीर या फिर राजगृह हुआ करती थी। अब उसको बदलकर किसने क्या कर दिया, उसको पाटलिपुत्र कर दिया था। आगे देखेंगे, देखिए उदयन, नागानंद, ये कौन सा नंद आ गया? ठीक है। आगे सी शिशुनाग या फिर बिंबिसार। तो इसके अगर राइट ऑप्शन की बात करें, देखिए इसका अगर हम बात करें ऑप्शन की तो हमें कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। आगे चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक, कालाशोक, परमानाग, परमनाग, शिशुनाग या फिर नागदशक। अगर हम बात करें हर्यक वंश के अंतिम शासक की तो वो था नागदशक, ठीक है। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, देखिए शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहाँ स्थापित की? देखिए शिशुनाग के बारे में अब देखिए, अगला वंश आया शिशुनाग वंश। तो इसका संस्थापक शिशुनाग था, जिसने अ, नागदशक की हत्या करके मतलब शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो अब हम बताएंगे कि जो शिशुनाग था इसने अपनी राजधानी जो पाटलिपुत्र हुआ करती थी वो बदल के कहाँ की? राजगृह, कुंडलवन, वल्लभी या फिर वैशाली। तो इसने अपनी राजधानी वैशाली में स्थानांतरित कर दी थी, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, वैशाली। आगे चलेंगे। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन बना? यानी शिशुनाग के बाद उसका जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? धनानंद, महापद्मानंद, नंदीवर्धन या फिर कालाशोक। देखिए धनानंद और महापद्मानंद ये नंदवंश से संबंधित है, ये तो है नहीं, और ये भी नहीं है। देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, कालाशोक, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी, कालाशोक। शिशुनाग वंश का मतलब शिशुनाग वंश का ही था ये भी। आगे चलेंगे। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? अगर हम बात करें शिशुनाग वंश के अंतिम शासक की, एक सेकंड, पिछले क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही है, एक सेकंड देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसमें देख लेंगे बाद में। आगे चलते हैं। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन, नागदशक, पुणिक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। आगे चलेंगे। नंद वंश का संस्थापक कौन था? अब जो मगध पे साम्राज्य या शासन करने वाला जो तीसरा वंश था वो था नंद वंश। तो उसी के प्रश्न देखिए क्या था, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद, धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने तो मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, महापद्मानंद। और इसी का आगे चल के एक और शासक हुआ जिसका नाम है धनानंद, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, महापद्मानंद। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अगर हम बात करें नंद वंश के अंतिम शासक की तो वो था धनानंद। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ठीक है। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक रहा। इसके बाद आगे चलेंगे। देखिए गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत के एक महाजनपद जो कि यहाँ नहीं है से होकर बहती थी, बताएंगे वो कौन सा महाजनपद था? कंबोज, कौशल, मगध या फिर मल्ल। तो गंगा और सोन नदियां जिन मतलब जिससे होकर बहती थी वो एक ही महाजनपद था जिसका नाम था मगध, ठीक है, जो कि वर्तमान बिहार में था। आगे चलेंगे। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को मगध में को डैश में स्थानांतरित कर दिया था। बताइए किस में किया था? पानीपत, वाराणसी, मथुरा या फिर पाटलिपुत्र। तो जो चौथी शताब्दी था उससे पहले जो मगध की राजधानी हुआ करती थी वो राजगृह या राजगीर थी। तो उसको चौथी शताब्दी के बाद परिवर्तित करके ले गए थे पाटलिपुत्र। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र। आगे चलेंगे।
देखिए, ये आज का लास्ट प्रश्न था, तो हमने ज़्यादातर प्रश्न इसमें कंप्लीट कर लिए मगध साम्राज्य से संबंधित। अब इसके बाद जो अगला वंश है, वो है मौर्य वंश। उसको हम एक क्लास में अलग से कवर करेंगे क्योंकि उससे बहुत से प्रश्न ऐसे बने हैं, मतलब जो बहुत से प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इसी से पूछे गए हैं। तो वो एक क्लास में पूरी में एक क्लास में ही आएँगे, तो इसलिए उसको हमने यहाँ छोड़ दिया। आगे चलेंगे देखिए, अब आप ये देख रहे होंगे पीछे बिग अनाउंसमेंट, और ये बिग अनाउंसमेंट किसके लिए है? आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए, ठीक है? और हमने अभी एक बैच शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सुरक्षा बैच, ठीक है? तो आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और अपने दोस्तों को भी इसको बताइए, ठीक है? तो मिलते हैं अगली क्लास में, और इसके बाद आपका एक काम है, यानी आप हमारे सेशन को देख रहे हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएँ कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।